वेलकम टू आरजी सोशल स्टडी। फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि बायोलॉजी का सब्जेक्टिव का है। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप लोगों के इंटर एग्जाम के लिए बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 7 से 8 प्रश्न लगभग देखने को मिलेंगे। करना आपको ये है कि सभी प्रश्नों को एक नज़र देख लेना है कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं और कौन कौन से VBI हैं। इसके बाद जो आपको प्रश्न याद नहीं है उस प्रश्न पर फोकस करना है। जो याद है वो तो आपको याद है ही, लेकिन जो याद नहीं है उस पर आपको फोकस करना है। वो प्रश्न आपको याद कर लेना है क्योंकि वो प्रश्न VBI है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके। सवाल नंबर 1 है कि छद्मावरण तथा अनुहरण के बीच अंतर स्पष्ट करें। इसका जवाब होगा कि कुछ कीटों, सरीसृपों तथा स्तनधारियों में परिवेश के साथ सम्मिश्रित होने की क्षमता होती है। उनके शरीर पर चिन्ह होने से उन्हें छाया या टहनियों या समूह के दूसरे सदस्यों से भेद करना कठिन होता है। इसे छद्मावरण कहते हैं। अनुहरण में 2 जातियां एक जैसी दिखती हैं। इसमें एक परभक्षी होता है। अनुहारक प्रति परभक्षी चिन्ह के कारण परभक्षी के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपाय करता है, जैसे आदि दारुक तितली वायसराय तितली द्वारा अनुहरित होती है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि जलोदभिद पौधों में अनुकूलन के लक्षण बताएं। जलोदभिद पौधों में अनुकूलन के लक्षण बताएं। इसका जवाब होगा कि जलोदभिद पौधे पानी में या तो पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से डूबे रहते हैं, अतः इनमें निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। अब कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं इसको हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे कि फूले हुए पर्णवृत्त, दूसरा होगा पर्णवृत्तों में वायु की उपस्थिति, और तीसरा होगा अल्प विकसित जड़ तंत्र, और चौथा होगा हवा निकास प्रणाली। चलिए एक एक करके सभी को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहला है कि फूले हुए पर्णवृत्त के बारे में जानेंगे कि जैसे आइक हर्निया, ये पौधे जल की सतह पर तैरते रहते हैं। दूसरा होगा कि पर्णवृत्तों में आयु की उपस्थिति के बारे में कि यह उत्प्लावकता प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न O2 का स्थानांतरण वायु कोशिका द्वारा होता है। और तीसरा है अल्प विकसित जड़ तंत्र। इसका होगा कि उल्फिया, साल्विनिया आदि स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जलोदभिदों में जड़ अनुपस्थित होता है। हाइड्रिला में अल्प विकसित तथा निफिया में जड़ होता है। क्लियर है? चलिए हम चौथा देख लेते हैं। हवा निकास प्रणाली। इसमें होगा कि जलमग्न पौधों को बाहर उपस्थित पर्णवृत्तों के द्वारा वातावरण से गैसों को बदलने में मदद मिलती है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि सहोपकारिता और अंतर जातीय स्पर्धा क्या है। चलिए इसका हम लोग जवाब जानते हैं। पहले सहोपकारिता के बारे में जानेंगे, इसके बाद अंतर जातीय स्पर्धा के बारे में जानेंगे। जैविक समुदाय की 2 जातियों के बीच पारस्परिक लाभ हेतु सहजीवन होता है। यह एक क्रियात्मक साहचर्य होता है। जब पारस्परिक क्रिया करने वाली 2 जातियां अति निकटता के साथ रहती है तो इसे सहोपकारिता कहते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं, पादपों को अपने पुष्प परागित करने और बीजों के प्रकीर्णन के लिए प्राणियों की सहायता चाहिए। इसी प्रकार कवकों और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल साहचर्य है। कवक मृदा से अत्यावश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में पादपों की सहायता करते हैं, जबकि बदले में पादप, आगे देखेंगे हम लोग, कवकों को ऊर्जा उत्पादी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अंतर जातीय स्पर्धा के बारे में जानेंगे। जैव विकास में अंतर जातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल माना जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि स्पर्धा उस समय शुरू होती है जब निकट रूप से संबंधित जातियां उन्हीं संसाधनों के लिए स्पर्धा करती हैं जो सीमित हैं, यानी कि सीमित दायरे में है। स्पर्धा को एक ऐसी प्रक्रम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। जैसे दक्षिण अमेरिका की कुछ उथली झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो और वहीं की आवासीय मछलियां साझा आहार झील में प्राणी पलवक के लिए स्पर्धा करती हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। सवाल नंबर 4 है कि मौन मधुमक्खी, मौन पालन से आप क्या समझते हैं, यानी कि मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। ये बिल्कुल ही VBI प्रश्न है, इसलिए आप इसको एक एक करके जो भी शब्द है उसको समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसका जवाब होगा कि शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रख रखाव ही मधुमक्खी पालन अथवा मौन पालन है। शहद के उच्च पोषक मान तथा इसके औषधीय महत्व के कारण मधुमक्खी पालन का हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्राचीन काल से चला आ रहा एक कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग मतलब कि छोटे जगहों पर भी इस उद्योग को किया जा सकता है या कोई भी व्यक्ति इस उद्योग को शुरू कर सकता है।
शहद उच्च पोषक महत्व का एक आहार है तथा औषधियों की देसी प्रणाली से भी इसका प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियाँ मोम भी पैदा करती हैं, जिसका कांतिवर्धक वस्तुओं की तैयारी तथा विभिन्न प्रकार के पॉलिश वाले उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। शहद की बढ़ती हुई मांग ने मधुमक्खियों को बड़े पैमाने पर पालने के लिए बाध्य किया है। वह उद्योग एक आयजनक व्यवसाय बन चुका है, यानी कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही आय देने वाला ये व्यवसाय बन चुका है। मधुमक्खियाँ हमारी बहुत सी फसलों जैसे सूर्यमुखी, सरसों, सेब तथा नाशपाती के लिए परागण है। पुष्पीकरण के समय यदि इनके छत्तों को खेतों के बीच रख दिया जाए तो इससे पौधों की परागण क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार फसल तथा शहद दोनों के उत्पादन में सुधार हो जाता है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मात्स्यिकी की भूमिका की विवेचना करें। खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मात्स्यिकी की भूमिका की विवेचना करें। चलिए इसका हम लोग जवाब जानते हैं। इसका जवाब होगा कि मात्स्यिकी एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीवों को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण तथा उन्हें बेचने से होता है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछली उत्पादों तथा अन्य जलीय जंतु आदि पर आश्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मात्स्यिकी महत्वपूर्ण स्थान है। यह तटीय राज्यों में विशेषकर लाखों मछुआरों तथा किसानों को आय तथा रोजगार प्रदान करती है। बहुत से लोगों के लिए यही जैविक का एकमात्र साधन है। मात्स्यिकी की बढ़ती हुई मांगों को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाई जा रही हैं। मात्स्यिकी उद्योग विकसित हुआ है तथा फला फूला है, जिसके सामान्यतः देश को तथा विशेषतः किसानों को काफ़ी आमदनी हुई है। इसकी प्रगति को एक देखते हुए अब हम हरित क्रांति की भांति नीली क्रांति की बात करने लगे हैं। जैसे मछली उत्पादन हो गया आप लोगों का, कुटीर उद्योग में भी आ सकता है आपका, फिर से मधुमक्खी जो पालन जो हम लोग देखें ये भी कुटीर उद्योग में है। यानी कि आय का ये बढ़िया स्रोत है, छोटे जगहों में भी इसको किया जा सकता है, इसीलिए सरकार इसको अब बढ़ावा भी दे रही है। तो हरित क्रांति जैसे होती थी उसी तरह कहा जा रहा है कि अब नीली क्रांति की हम लोग अब बात करने लगे हैं। स्पष्ट है? तो फ्रेंड्स वीडियो को भी एक लाइक करते चलेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, और साथ ही अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपको एक बात क्लियर कर दें कि इस चैनल पर आप लोगों को सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, बायोलॉजी की जो भी चैप्टर आप लोगों का है, क्योंकि चैप्टर वाइज अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो समझिए कि आपका 100% तैयारी हो गया। कोई भी सेट जो तैयार होता है चैप्टर से ही तैयार होता है, इसलिए आप चैप्टर को कंप्लीट करने में पीछे नहीं रहिए, बिल्कुल चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 6 का जवाब जानते हैं। पहले 6 नंबर प्रश्न जानते हैं। जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय? ये बिल्कुल भी प्रश्न है, इसको भी आप याद रखेंगे। जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है? इसका जवाब होगा कि मनुष्यों द्वारा विविध कारणों से अधिक संतानें पैदा की जा रही हैं, जिसके कारण जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो गई है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी कि जनसंख्या का जो दर है लगातार बढ़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि से अनेक समस्याएं खड़ी हो गई हैं, जैसे भोजन, आश्रय तथा कपड़े की समस्याएं आदि। यानी कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगा तो पृथ्वी पर भोजन पर असर पड़ेगा, रहने के जगहों पर असर पड़ेगा, कपड़ों पर असर पड़ेगा, यानी कि आपकी दिनचर्या पर पूरी तरह से असर पड़ने वाला है। इसलिए जनसंख्या को सरकार बार बार हवाला देती है कि जनसंख्या नियंत्रण रहना चाहिए, जनसंख्या विस्फोट करने से हम लोग बचें। यानी कि किसी को भी समझाना चाहिए कि जनसंख्या ज़्यादा जो बढ़ोतरी है उसको किसी भी प्रकार से रोकना अति आवश्यक है। चलिए हम लोग आगे जानते हैं, सवाल नंबर 7 को देखेंगे। सवाल नंबर 7 है कि गर्भ निरोधक किन्हें कहते हैं? स्त्रियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किन्हीं 2 गर्भ निरोधकों के नाम लिखिए। यानी कि गर्भ को कैसे रोका जा सकता है, उसके कौन कौन से उपाय हैं, और स्त्रियां क्या क्या उपाय करके अपने गर्भ को रोक सकती हैं, उसका नाम बताना है। चलिए पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे कि गर्भ निरोधक किन्हें कहते हैं। प्राकृतिक तथा यांत्रिक विधियों द्वारा निषेचन के रोकना गर्भ निरोधक कहलाता है। यानी कि प्रकृति में जो निषेचन होता है या यांत्रिक विधि द्वारा होता है उसको रोकना ही निरोध कहलाता है, निरोधक कहलाता है। तथा गर्भ निरोधक विधियों द्वारा अंडे और शुक्राणु के संलयन को रोका जाता है। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है अंडे और शुक्राणु को होता है उसको रोक देने को ही हम निरोधक कहते हैं। स्त्रियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 2 गर्भ निरोधकों के नाम इस प्रकार हैं। जैसे कि कौन कौन सी दवा से स्त्रियां रोक सकती हैं, कौन कौन सी विधि से रोक सकती हैं अपना गर्भ नहीं हो सके, इसकी 2 विधियां हैं। पहला है गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियां को रोज खाना पड़ता है, जिनसे मादा में अंडोत्सर्ग नहीं होता। इन गोलियों से केवल अंडोत्सर्ग नहीं हो सकता है और रजो चक्र का रक्त स्राव यानी कि जो मासिक धर्म होता है एवं गर्भाशय के दीवार के स्तर का उतरना सामान्य रूप से होता रहता है। यानी कि
आपका मासिक धर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो आपका अंडोत्सर्ग यानी कि जो मासिक के बाद आपका जो अंडा बनता है वो बनना बंद हो जाता है, जिस कारण से गर्भ रुकने में आपको सहायता होता है। दूसरा है कि डायफ्राम, इसे डॉक्टर द्वारा गर्भाशय के मुख पर फिट कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु सर्विक्स नलिका में प्रवेश नहीं कर सकते।